नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो उसी तैयारी के क्रम में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मिले जुले रहेंगे। अर्थात हिंदी साहित्य के सभी गद्य विधाओं और साहित्य के चारों कालों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज की कक्षा में हम देखेंगे। कुछ प्रश्न इसमें रिपीट भी हो सकते हैं, तो उसके माध्यम से आपके पढ़े हुए का रिवीजन हो जाएगा और कुछ नए प्रश्नों का संकलन भी इसमें किया गया है। जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, बता दूं प्लेलिस्ट बनी हुई है। शुक्ल की पुस्तक, सरल इतिहास की पुस्तक, नोट्स, पुराने पेपर सभी कुछ चैनल पे उपलब्ध है, तो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। आपके सिलेबस में जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं वह भी लगभग सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, तो वो ज़रूर आप चेक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आप भूल रहे हो, अभी तक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। संत काव्य का आरंभ कब से माना गया है? तो 14वीं शताब्दी से संत काव्य का आरंभ माना जाता है। प्रेमाख्यान सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी और इनका ग्रंथ है पद्मावत, जिसकी भाषा है अवधी, और इसको जो है सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की नायिका संयोगिता है। इस टेस्ट पेपर में हंसावती दिया हुआ है, लेकिन कई बार मिस प्रिंट हो जाने से भी गड़बड़ हो जाती है। कल के जो पेपर मैंने सॉल्व करवाया था उसमें 2-3 प्रश्नों के उत्तर गलत प्रिंट हो गए थे, वो मैं आपको सही करके बता देती हूँ और बाकी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में मैं उसे पिन कर दूंगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते। पुरानी हिंदी नाम किसे दिया? किसने दिया? तो पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने हिंदी को, जो प्रारंभिक हिंदी थी, उसे पुरानी हिंदी कहकर संबोधित किया। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है, और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। दोबारा व्याख्या इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न पढ़कर आए हैं। प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्राख्यानक काव्य धारा का आरंभ किससे माना जाता है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद का ग्रंथ कौन सा था? चंदायन। ठीक है। ईश्वरदास का कौन सा है? सत्यवती कथा। कुतुबन का है मृगावती। मलिक मोहम्मद जायसी का है पद्मावत। सभी ने अवधी भाषा में सूफी काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया है, लेकिन सबसे पहला ग्रंथ कौन सा मिलता है? मुल्ला दाऊद का चंदायन। यदि प्रतिनिधि ग्रंथ की बात की जाए तो निसंदेह जायसी का पद्मावत होगा, लेकिन सर्वप्रथम की बात की जाए तो मुल्ला दाऊद का चंदायन होगा। आगे बढ़ते हैं। कबीर की रचनाएं किस नाम से संकलित हैं? तो बीजक। संतों ने माया से मुक्त होने के लिए कौन सा उपाय बताया है? तो हमने कबीर को पढ़ा है, तो सदगुरु का सत्संग कर ज्ञान प्राप्ति को ही उन्होंने माया से मुक्त होने का तरीका बताया कि यदि आप माया से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करें? सदगुरु के साथ सत्संग करें, उसके उपदेशों को सुने, ग्रहण करें, अपनाएं और ज्ञान की प्राप्ति आप करें। कबीर की दृष्टि में मोक्ष का क्या अर्थ है? आत्मा परमात्मा के द्वैत भाव की समाप्ति। अर्थात आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, ये आप अगर समाप्त कर देते हो तो फिर आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। एक आकार जब वो हो जाए, है ना। इसमें बहुत सारे हैं विरह गीत उन्होंने लिखा है जहाँ आत्मा परमात्मा से मिलन करने के लिए लालायित है, और पढ़ चुके हैं इन पदों को चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के तो थे अमीर खुसरो, जायसी थे शेख मेहंदी के। ठीक है, बाकी इसको चेक करेंगे। ठीक है, इसके विषय में मुझे पक्का मालूम नहीं है, याद नहीं आ रहा है, चेक करके बताएंगे। शेख मेहंदी के थे। आपको यदि इस उत्तर में कंफ्यूजन हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत होई है किस कवि की उक्ति है? रहीम दास जी की उक्ति है। शुक्ल की पुस्तक से सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विशेषतः आरपीएससी वाले विद्यार्थी और नेट परीक्षा वाले विद्यार्थी जरूर से जरूर शुक्ल की पुस्तक को पढ़िए। अभी तक नहीं पढ़ी है, चैनल पे उपलब्ध है, पढ़ लीजिएगा। संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? तो संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है, यानी वो आप पे माया रूपी असर करती है और आप सत्य को देख नहीं पाते। पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? तो सिंगल द्वीप की थी। सभी ने मूवी देख ली होगी, तो इन उत्तरों को आप आसानी से दे देंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार जो है वो वैष्णवाचार्य की प्रेरणा से हुआ। शायद ये उत्तर गलत है, सही उत्तर इसका शंकराचार्य होना चाहिए, लेकिन इसमें वैष्णवाचार्य दिया है। बस मेरी समझ से
इसका जो है एक तो ये प्रश्न के ऑप्शन ही थोड़े से गलत दिए हुए हैं, इसको छोड़ते हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं किसके अंतर्गत आती हैं? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी निर्गुण काव्य के अंतर्गत ये दोनों आती हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है कि इसमें ब्रज भाषा का उपयोग हुआ? यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सूफी काव्य परंपरा में अवधी भाषा का प्रयोग सभी ने अपने काव्य में किया है। शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है? तो सन 1318 से 1643 तक इन्होंने भक्ति काल का समय सीमा का निर्धारण किया है। तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है? कवितावली में किया है। ठीक है, रामचरितमानस में तो सभी जानते हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली एक ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। दोहावली में दोहे हैं। तो अभावग्रस्त बचपन का इन्होंने किया है कवितावली में, और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। याद रखिएगा, विनय पत्रिका की और कवितावली की भाषा ब्रज है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? गोपियों की विरह व्यंजना करना, कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम व्यंजना करना, उक्ति वैचित्र्य का प्रदर्शन करना, ये सब नहीं है, बल्कि निर्गुण के ऊपर सगुण की स्थापना करना ही इसका वास्तविक उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर सी, सगुण उपासना की प्रतिष्ठा। कृष्ण के आध्यात्म स्वरूप का विराट वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में होता है? तो कृष्ण के आध्यात्म स्वरूप का जो वर्णन मिलता है वो हमें भागवत पुराण में मिलता है। बाकी कवियों ने तो उनके जो यौवन काल है उसका, वात्सल्य का वर्णन किया है, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप का विराट वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, उक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध उक्ति है यह तुलसीदास के विषय में। अब लो नसानी अब न नसे हों, किससे ये लिए गई हैं पंक्तियां? तो ये विनय पत्रिका से ली हुई पत्रिकाएं हैं, पंक्तियां हैं कि मैंने अब तक बहुत भूले की, बहुत मैं भ्रम में रहा, आगे अब मैं भ्रमित नहीं होऊंगा। अब लो नसाही अब ना नसे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। किस कृष्ण का भक्त कवि को जड़िया की उपाधि मिली? तो शुक्ल ने कहा है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। कौन अकबर का दरबारी कवि था? रहीमदास जी थे, बैरम खान के पुत्र थे ये, और तुलसी के समकालीन थे, बहुत दानवीर थे ये। रीति सिद्ध काव्य का क्या तात्पर्य है? काव्य के विभिन्न अंगों का परिचय देने वाला काव्य रीति सिद्ध काव्य कहलाता है। काव्य के, जैसे कि बिहारी ने रीति सिद्ध काव्य, उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने दोहे लिखे, उसमें काव्य के विभिन्न अंगों का परिचय हमें उन दोहों के माध्यम से मिल जाता है। जिस प्रेमिका को लक्ष्य करके घनानंद ने अनिर्वचनीय प्रेम की व्यंजना की, उसका नाम सुजान था। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? महाराज रुद्रदेव ने। भूषण ने छत्रसाल और शिवाजी दोनों की वीरता को उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। छत्रसाल को बखानो कि बखानो शिवा को, तो दोनों का उल्लेख किया है। कौन सा सर्वश्रेष्ठ राजा था ये भूषण तय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? रुद्रदेव ने दी थी। बिहारी लाल किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह के। गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना को एकांतवासी योगी शीर्षक से किस रचनाकार ने अनुवाद किया? श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ का अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया। ठीक है, एकांतवासी योगी गोल्ड स्मिथ, और हरमिट उजड़ गांव इस तरीके का भी है ना। तो गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना हरमिट का एकांतवासी योगी शीर्षक से रचनाकार ने अनुवाद किया। श्रीधर पाठक ने। किस कवि को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से होता था। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? साकेत, यशोधरा, भारत भारती है। वैदेही वनवास नहीं है, क्योंकि यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है? काबा और करबला प्रेमचंद की है, जिसकी भी है लेकिन इनकी नहीं है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास और रस कलश इनकी रचनाएं हैं। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, यह है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, यह भी है।
और वैदेही वनवास हरिऔध की है। तो ये तीनों ही कवि द्विवेदी युग के कवि हैं। कल की कक्षा में हमने पढ़ लिया था। लेकिन आंसू ये रचना जयशंकर प्रसाद की है, छायावादी रचना है, अतः ये द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं आएगी। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा जाता है? तो स्मृति काव्य, निराला का स्मृति काव्य कौन सा है? सरोज स्मृति है ना, जो पुत्री के लिए लिखा है। लेकिन जयशंकर प्रसाद के किस रचना को स्मृति काव्य कहा जाता है? आंसू, दुर्दिन में आंसू बनकर, है ना, तो वो वेदना बनकर, इस तरीके की पंक्तियां हैं, तो उसको फिर कभी सुनाएंगे। तो स्मृति काव्य कहा जाता है इनकी रचना आंसू को। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीति नाट्य कहा जाता है? करुणालय, करुणालय को हिंदी साहित्य का प्रथम गीति नाट्य कहा जाता है। किसकी रचना है? प्रसाद की। मिट्टी की बारात के रचनाकार त्रिलोचन, मिट्टी की बारात त्रिलोचन, मिट्टी की बारात त्रिलोचन। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर, प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी कविता से किस अर्थ में भिन्न है? तो व्यक्तिकता की गहरी भावना मिलती है प्रयोगवादी कवियों में, जबकि प्रगतिवादी बात करते हैं व्यक्ति और समाज की, है ना। लेकिन प्रयोगवाद में क्या मिलता है? व्यक्तिकता की गहरी भावना मिलती है। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। किस कथन, यह किस समीक्षक का है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का यह कथन है। कौन सा? कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। निराले ढंग की कविताएं करते थे महाप्राण निराला, तो भवानी प्रसाद मिश्र ने ये कहा है। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। पंक्तियां हैं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, नेट परीक्षा में हाल ही वाली में पूछी गई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक से नई कविता के प्रतिनिधि कवि हुए? तीसरे तार सप्तक से। तार सप्तक के वीडियो कवियों को ट्रिक के साथ मैं डाल चुकी हूँ, देख लीजिएगा। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती, क्वानो नदी, इसमें गलत उत्तर दिया है। 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, क्योंकि क्वानो नदी का जो सही उत्तर है वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, याद कर लीजिएगा। पहाड़ पर लालटेन कविता संग्रह मंगलेश डबराल का हाल ही पीजीटी में पूछा हुआ है। खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वानो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, बकरी, और ऐसे कई हैं, घंटियों वाला भी है ना कुछ इस तरीके का, काठ की घंटियां, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। मुक्तिबोध का निधन 1964 में हुआ था। इसी वर्ष भारत के किसी महान राजनेता का निधन हुआ। कौन से? जवाहरलाल नेहरू। धूमल की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी मिला? तो संसद से सड़क पर उन्हें साहित्य अकादमी मिला। इसी के साथ 12 मिनट में हमने 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। आगे का जो प्रश्न है उनको देखने से पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, कल के कुछ प्रश्नों में मुझसे मिस्टेक हुई है, उसको सुधारते हैं। भूल सुधार कार्यक्रम अपना चलाते हैं, तो भूल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो प्रश्न था, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में संबद्ध थे? तो इस वाले टेस्ट पेपर में सखी संप्रदाय दिया था। गलती से, यानी मैं अपनी गलती मानती हूँ, टेस्ट पेपर में जो भी दिया हो, बट मुझे सही बताना चाहिए था। सही उत्तर है बल्लभ संप्रदाय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। एक और प्रश्न है ऐसा ही, यह वाला, केशव दास की यह प्रश्न है, केशव की रामचंद्रिका की वह कौन सी विशिष्ट उपलब्धि है जो अन्य किसी राम कथा काव्य में दुर्लभ है? तो इस वाले पेपर में था मार्मिक प्रसंगों की योजना, बट ये गलत है। सही उत्तर है संवाद योजना। तो जीतू लाल जी को, देखिए मुझे नाम तो याद नहीं है, जेठा राम जी हैं या जो भी नाम है आपका, धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी कि आपने इस गलती की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। इसकी जो व्याख्या मैंने की वो बिल्कुल सही व्याख्या करके आपको टेस्ट पेपर में बताई, याद भी था मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने संवाद योजना पढ़ा ही नहीं, बल्कि इस प्रश्न पत्र में जो उत्तर दिया हुआ था, लगा हुआ था, सीधा मैंने वही बोल दिया। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सही उत्तर है संवाद योजना, ठीक है। और मुझे लगा भी कि शायद ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो उत्तर दिया हुआ था उसी पे मैंने ध्यान दिया। व्याख्या बिल्कुल सही करी, क्योंकि परशुराम संवाद पढ़ा हुआ है मेरा, 11th-12th में आरपीएससी की बुक में लगा हुआ है, तो वो पढ़ा हुआ भी है, और वो इसीलिए उदाहरण बिल्कुल सही दिया, लेकिन ये गलत हो गया। तो इसको मैंने बुक में चेक किया आपके लिए, शुक्ल की पुस्तक मैंने आपको पढ़ाई थी, और उसमें ये रामचंद्रिका में केशव की सबसे अधिक, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है, गलत छपा हुआ, सफलता प्राप्त हुई है संवादों में, ठीक है। तो संवादों में, तो संवाद योजना इसका सही उत्तर है, संवाद योजना। तो जीतू लाल जी, मेरे को आपका नाम याद नहीं है, प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। तो
ये है। बाकी द्विवेदी काल की समय सीमा जो है उस पर विचार करेंगे आगे, और बाकी 2 प्रश्नों के उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में भी कर दूंगी ताकि कोई गलत ना पड़े, पिन कर दूंगी मतलब कि, पर आप लोगों को व्याख्या मैंने कर दी है। तो इसी तरीके से अच्छी बात है कि चैनल पे भले ही विद्यार्थी सब्सक्राइबर कम हैं, लेकिन जितने भी आप लोग हो ना सब बहुत टैलेंटेड हो। अंकित जी ने भी वल्लभ संप्रदाय मुझे बताया कमेंट करके, तो आप भी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार जो भी छोटी मोटी गलतियां, मानवीय भूलें मुझसे हो जाती हैं तो उनको आप लोग बताते हैं, जिससे कि अन्य नए विद्यार्थियों का बहुत अच्छा हित होता है। इसी प्रकार हम एक दूसरे से संप्रेषण मतलब एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में आगे बढ़ सकते हैं। बोला नहीं जा रहा, चलिए रुकिए 1 सेकंड रुकिएगा। हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 किसी टेस्ट पेपर में ये 76 दिया हुआ था, आपने लोगों में से किसी ने कमेंट भी किया था। हाँ सही बात है 1873, इसीलिए मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर 73। कालचक्र नामक पत्रिका में उन्होंने ये कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु हरिश्चंद्र का फेमस पंक्तियां पूछी जाती हैं। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कानपुर से हुआ था, प्रताप नारायण मिश्र थे और इसके संपादक थे। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा दी जाती है? पुनर्जागरण काल। खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि मैंने कहा कुछ प्रश्न प्रत्येक टेस्ट पेपर में सरल होते हैं। प्रत्येक पेपर में आप कोई भी पेपर दीजिए 8 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिन्हें आप देखते ही लगा देंगे, लेकिन कुछ प्रश्न इस तरह होते हैं। देखिएगा, खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण जो मिलता है वह मिलता है चंद छंद वर्णन की महिमा। और यह किसकी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रश्न हाल ही में टीजीटी पीजीटी में पूछा हुआ है, गंग कवि की है ये, है ना। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, काव्य पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। गंग कवि तुलसी जो है अकबर के समकालीन थे, तो उन्होंने जो रचना लिखी चंद छंद वर्णन की महिमा, वो हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल। सितारे हिंद किस लेखक की उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उर्दू के पक्षपाती थे। सदल मिश्र की रचना नास्तिकोपाख्यान, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित होता था। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को किसने कहा? कल के पेपर में हम पढ़ चुके डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी प्रदीप समाचार पत्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु युग की समय सीमा, तो इसमें 1850 से 1900 हमें माननी पड़ेगी। बाकी जो सही है देखिए 1850 से 1885 है ना, 85 में भारतेंदु जी का निधन हो गया था। ठीक है, हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ 85 ऑप्शन में नहीं है, जो एक सर्वमान्य माना जाता है। भारतेंदु युग से मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने जन्म से ही रचना करने लग गए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन एक युग की प्रमुख जो प्रवृत्तियां रही, उस वो जो प्रवृत्तियां उन रही जो अलग तरीके की थी, यानी पुनर्जागरण काल जहां से माना जाता है वो 1850 से माना जाता है। 1857 में क्रांति हुई थी, तो 1850 से उसकी समय सीमा हम मानते हैं। यहाँ पे उनका जन्म वर्ष नहीं मान रहे हम कि भारतेंदु का। भारतेंदु की समय सीमा अगर पूछेगा तो आप 1850 से 85 कर सकते हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं भारतेंदु युग, तो युग के अंतर्गत ऐसा नहीं होता कि जिस दिन वो लेखक चले गए दुनिया में उस दिन वो युग खत्म हो गया। उनके जो सहायक थे प्रताप नारायण जी, श्रीनिवास, मतलब जो भी उनके भारतेंदु मंडल के कुछ कवि थे जिन्होंने उस परंपरा को आगे तक निभाया, वो प्रवृत्तियां चली, तो वो चली थी 1900 तक। ठीक है, समझ में आ गया। तो सही उत्तर अगर हम ऑप्शन में देखें तो 1900 तक, या तो 1857 से 1900 ये हो सकता है, या 1850 से 1900 हो सकता है, तो आप 1850 वाला लगाइएगा। ठीक है, खड़ी बोली की प्रारंभिक अवस्था में किस समाचार पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा गया? बंगवासी। इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। समाचार पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कौन से को कहा गया? बंगवासी को। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936।
और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना वर्ष है 1910। काशी नागरणी पचाणी सभा की स्थापना 1893। निबंध का कौन सा भेद स्वतंत्र विधा के रूप में मान्य हो गया? समीक्षा, ठीक है, आलोचना, समीक्षा हो गया, ठीक है। गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी किसका कथन है? शुक्ल का। हरिशंकर परिशाई किस विषय के प्रमुख निबंधकार हैं? हास्य व्यंग्य निबंध के। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग में माना जाता है? प्रेमचंद युग में। पूर्णता को प्राप्त कर लिया था भैया विकास की को कहानी ने, प्रेमचंद युग। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के पुराने पेपर जरूर पढ़ें, आपके पास हैं तो पढ़ लीजिए और नहीं है तो चैनल पे उपलब्ध है। नेट परीक्षा के जरूर कर लीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या कॉलेज लेक्चरर देने जा रहे हैं तो। अब मेरे साथ पढ़ने से या किसी के साथ पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि कुछ विद्वजन भी जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की पेपर देते रहते हैं, तो थोड़ी सी भी चूक यदि भूलवश मुझसे हो जाती है तो वो उसको कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। इस तरीके से भूल की संभावना नहीं रहती, क्योंकि फिर उसको हम मिलकर अगले टेस्ट पेपर में डिस्कस करते हैं और हमेशा के लिए वो बात माइंड में क्लियर हो जाती है। हो सकता है आप अकेले पढ़ें तो कोई गलती हो जाए, लेकिन साथ मिलकर पढ़ने पर गलती की संभावना 0% हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य है जीवन की आर्थिक अभिव्यक्ति। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है कहानी। हिंदी कहानी में फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी पढ़ाते समय, मैं ये चीज आपको क्लियर कर चुकी हूँ, सिलेबस में भी है और चैनल पे उपलब्ध भी है। शुक्ल के युग के निबंधों की वह कौन सी विशेषता है जो पूर्व में नहीं थी? तो सूक्ष्म मनोविश्लेषण, यह शुक्ल की विशेषता है। शुक्ल के निबंध चिंतामणि में जितने भी संग्रहित हैं, लोभ, प्रीति, क्रोध वगैरह वगैरह, उत्साह वगैरह, सब पढ़ाते समय मैंने कहा था कि इतने बारीक मनोविश्लेषणवादी व्याख्या इन्होंने की है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी रानी केतकी की कहानी। हालांकि विवादित प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाए, पर मौलिक की बात करें तो केतकी की कहानी। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है प्रेमचंद ने। तिलिस्म और अय्यारी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक है देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता नाम याद होगा आपको, गोपाल दास गहमरी जासूसी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1950 से पूर्व। कौन प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, इनका नहीं है। अंधा युग किस प्रकार का नाटक है? गीति नाट्य। कल के टेस्ट पेपर में एक प्रश्न और था कि सुकवि, हिंदी का सुकवि किसे माना गया है, तो इसका उत्तर भी आप लोग खोज के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यदि आपको कहीं मिल जाए कि हिंदी का प्रथम सुकवि किसे माना गया है। पाश्चात्य नाट्य कला से प्रभावित दुखांत नाटकों के सर्वप्रथम रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास का है। दुखनी वाला या जो भी है तो वो राधा कृष्ण दास का है, तो इसके चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। रणधीर प्रेम मोहिनी वही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है लहरों का राजहंस, ये मोहन राकेश का है। रेडियो एकांकी का दूसरा नाम है श्रवण एकांकी। आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है एक घूंट जयशंकर प्रसाद का। राम कुमार वर्मा का कौन सा है? बादल की मृत्यु। हिंदी इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किया। तो आधुनिक गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्न भी हमने इस टेस्ट पेपर में सॉल्व किए हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र। बच्चन की आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं के कितने भाग हैं? 4 भाग। कौन कौन से? क्या भूलू क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड का निर्माण, फिर और दसम द्वार से सोपान तक। जीवनी विधा की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? लेखक की प्रसिद्ध होना, लेखक का प्रसिद्ध होना, ये कोई जीवनी लिखने के लिए आवश्यक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय एक गीति नाट्य है। नेपथ्य का सही अर्थ है रंगमंच के पीछे का स्थान। अतीत के चलचित्र क्या है? रेखा चित्र है। किसके? महादेवी वर्मा के। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? रेखाएं बोल उठी, यह महादेवी वर्मा की नहीं है, क्योंकि महादेवी वर्मा की क्योंकि रेखाएं बोल उठी किसकी है? हम पढ़ के आए हैं, देवेंद्र सत्यार्थी की है। बाकी अतीत के चलचित्र, पथ के साथ ही, स्मृति की रेखाएं, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। ललित निबंधकार कौन नहीं है? तो ये जो है आलोचनात्मक है, रामचंद्र शुक्ल के मनोविश्लेषणों को
रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्ति के मनोविश्लेषणों को, उनके भावों को समझते हुए निबंध लिखे हैं, समीक्षात्मक निबंध इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो ये ललित निबंधकार नहीं है। विद्यानिवेश मिश्र, कुबेरनाथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी सभी ललित निबंधकार हैं। सबके निबंध चैनल पे उपलब्ध है, पढ़ लीजिएगा यदि आपके सिलेबस में है तो। आलोचना साहित्य का सूत्रपात कब से हुआ? रीतिकाल से इसका सूत्रपात हो गया था। रामविलास शर्मा किस प्रकार के समालोचक है? तो समाजवादी समालोचक है रामविलास शर्मा। मार्क्सवादी समाजवादी समालोचक। ठेठ हिंदी का ठाठ, यह क्या है? यह उपन्यास है किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ये हाल ही यूपी टीजीटी में पूछा हुआ था। पीजीटी में ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है, किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। इसी प्रश्न के साथ हमने 25 मिनट के अंतर हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। तो आगामी परीक्षा में आपके लिए ये प्रश्न सहायक रहें, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। तो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।